हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यह वीडियो सेमेस्टर 2 2023 से 27 सेशन जिनका पॉलिटिकल साइंस है और एमजे पेपर 2 है उनके लिए हेल्पफुल होगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को समझ में आएगा। आज का जो क्वेश्चन है साथियों, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे। और मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का पूरा यूट्यूब पे आपको वीडियो नहीं मिलेगा, या तो वीडियो है तो जो मनसूब पढ़ा दिया है, ठीक है, और आपको सही कंटेंट नहीं दिया है। और इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो ये आप बिना पढ़े एक बार सुनने के बाद ही आप जाके एग्ज़ाम में लिख दोगे। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूं और दृष्टि आईएएस में ऑफलाइन क्लास कर रहा हूं, और इसके साथ मैं आपके डिमांड पे टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों का बस एक ही दायित्व है भाई, आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को हेल्पफुल हो सके, ठीक है। चलिए टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखते हैं। आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय एवं विकास का वर्णन करना है। तो भाई आधुनिक राष्ट्र राज्य क्या होता है, इसकी पूरा डिटेल बताऊंगा, और उदय और विकास कैसे हुआ, ठीक है। एक एक पॉइंट को खाली समझते हुए चलिएगा। आप केवल कान खोल कर सुनिए, आप एग्जाम में जाते साथ ही लिख डालोगे, ठीक है। देखो पहले लिखेंगे परिचय। किस तरह से लिख सकते हैं, एक एक चीज़ को देखो। आधुनिक राष्ट्र राज्य को अंग्रेजी में, अंग्रेजी कहने का मतलब इंग्लिश में मॉडर्न नेशन स्टेट कहते हैं, ओके। तो हम लोग कह देते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन आगे देखिए, आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा जो स्टार्ट कब होता है, तो ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में विकसित होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय कहाँ से होता है, तो यूरोप में होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे चलो देखते हैं। यह वह प्रक्रिया थी जिसके तहत संप्रभुत्व, एकीकृत शासन प्रणाली और एक संस्कृति या राष्ट्र राज्य का पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण करना होता है। राज्य का निर्माण किन किन पॉइंट पर किया जाता है ये याद रखना। संप्रभुत्व, एकीकृत शासन प्रणाली, एक संस्कृति या राष्ट्र पहचान के द्वारा। चलिए इसका मैं परिभाषा दे देता हूँ कि एक राजनीतिक और सामाजिक संरचना जिसमें एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक सुसंगठित सरकार होती है और इसकी नागरिकता आमतौर पर एक साझा संस्कृति, भाषा, इतिहास या पहचान पर आधारित होती है। कहने का मतलब होता है आधुनिक राष्ट्र राज्य उसको कहेंगे भाई जिस पे नागरिकता आमतौर पर होगा, भाषा होगी, उनका कुछ इतिहास होगा, उनका कोई पहचान होगा, ये सब भौगोलिक कुछ क्षेत्र का होगा। तो इन सब को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, आधुनिक राष्ट्र राज्य कहते हैं। इसका शुरुआत कहाँ से होता है भाई, यूरोप से होता है। कब, 15वीं और 16वीं शताब्दी के बाद। ये तो आपका इंट्रोडक्शन इनके बारे में हो गया। अब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलते हैं। देखो भाई, इस तरह से कोई नहीं बताया पूरा यूट्यूब चैनल पर, खोज लो जाके, फिर आओगे मेरे वीडियो पे, आपको फ्री में नोट्स और नोट्स टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, अगर पढ़ने की मौका मिलता है तो, ठीक है। चलो आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय कैसे होता है, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं, ठीक है। देखिए आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय निम्नलिखित कारणों से होता है। पहला, सामंतवाद का पतन। सामंतवाद क्या होता था, तो एक सामंती व्यवस्था में राजा और स्थानीय जमींदारों के बीच की सत्ता विभाजित था, ये इसका पतन हो जाता है। मतलब राजा और जमींदार का जो सत्ता विभाजित हो जाता है उसका ख़त्म हो जाता है, तब आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय होता है। या तो देखिए इसमें दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि नए व्यापार मार्गों, नगरों और व्यापारिक वर्गों के विकास ने सामंती व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया। स्थानीय जमींदार को, राजा को क्या कर देता, कमज़ोर कर देता। नगर का विकास हुआ, तो इनके कारण आधुनिक राष्ट्र राज्य का क्या होता, उदय हो जाता। पहला पॉइंट दो कितना साफ साफ लिखे थे। दूसरा देखो क्यों होता है, पुनर्जागरण और मानवतावाद। ये क्या था भाई, पुनर्जागरण काल 14वीं से 16वीं शताब्दी ने मानव को केंद्र में रखते हुए वैज्ञानिक सोच और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया था। जब आदमी विज्ञान की तरफ बढ़ेगा, साफ सी बात है कि आधुनिक की ओर बढ़ता है, ठीक है। कितना इजी पॉइंट था। आगे देखो, इसने राष्ट्रीय पहचान और एकीकृत शासन पर विचारधारा किया। मतलब राष्ट्र को एक पहचान देंगे, एक शासन पर चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए तीसरा, धर्म सुधार आंदोलन। मार्टिन लूथर ने नेतृत्व में हुए प्रोटेस्ट सुधार आंदोलन में धार्मिक सत्ता को चुनौती दी। इसने धार्मिक एकता का बजाय राष्ट्रीय शासन को महत्व दिया, है ना। ये सब पॉइंट तो कितना आसान है। फिर लिखिए, मध्यकालीन राजतंत्र का सुदृढ़ीकरण। मतलब राजतंत्र का अंत होता है, लोकतंत्र का जब आएगा, स्थानीय स्वशासन आएगा, तो इससे क्या होगा, देश का
करण की ओर जाए, क्योंकि राजा अपना मनमानी चलाता था। जब मनमानी चलाता तो ये खत्म हुआ था धीरे धीरे, दुनिया राज्य क्या हुआ, आधुनिकरण की ओर बढ़ा। देखो कैसे फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन जैसे देशों में केंद्रित राजतंत्रों का विकास हुआ था। इन राजतंत्रों ने स्थानीय सामंती शक्तियों को समाप्त कर अपनी सीमाओं के राष्ट्रीय एकता की स्थापित किया, यानी लोकतंत्र को स्थापित करता है ना। ये सब चीज़ याद रखिएगा। फिर देखिए नए व्यापार मार्ग का उपनिवेशवाद, मतलब राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की खोज हुआ, जैसे कि 15वीं शताब्दी में जैसे वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज करता है, फिर कोलंबस ने अमेरिकी समुद्री मार्ग की खोज करता है। ये समुद्री मार्ग का खोज होने लगा था और व्यापार चलने लगा था, जिससे राज्यों का अधिक शक्तिशाली हुआ। ठीक है, और इससे आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय गौरव की ओर भावना उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे आधुनिक राष्ट्र राज्य का क्या होगा, उदय हो गया, विकास। लोग इधर उधर जाने लगे तो उससे बातचीत विचार हुआ, विचार बढ़ा, आधुनिक हुआ, वैज्ञानिक होने लगा, इंसान वैज्ञानिक तौर तरीके पर बात करने लगा, इससे इनका उदय हो जाता है। अब इनका विकास कैसे होता है, इनका भी एक एक पॉइंट देखते हैं। आधुनिक राष्ट्र राज्य का विकास निम्न चरणों में होता है। पहला देखिए राजनीतिक केंद्रीकरण, यानी राज्य की संप्रभुता का केंद्र राजा या सरकार के हाथों में आ गया। अब राजा के भी हाथ में आ गया तो सरकार किसको बोलते हैं, लोकतंत्र के सरकार। धीरे धीरे राजनीतिकरण होने लगा था, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई और कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए सेना और नौकरशाही का गठन हुआ। इससे क्या हुआ, इसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा राष्ट्रीयता का उदय, यानी फ्रांसीसी क्रांति 1789 में ने आधुनिक राष्ट्रवाद को जन्म देता है। ठीक है, और समान नागरिक अधिकार, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांत में राष्ट्रीय एकता को बल दिया। ठीक है, फिर देखिए औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। यहाँ पे देख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति 18वीं से 19वीं शताब्दी ने आर्थिक और सामाजिक ढांचे को बदल दिया। फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ और आधुनिक परिवहन और संचार के साधनों का राष्ट्रीयकरण से मजबूत हुआ। आना जाना आदमी करने लगा, परिवहन करने, संचार करने लगा, बातचीत करने लगे, कम्युनिकेट होने लगा, है ना। फिर देखिए लोकतंत्र और संवैधानिक आ गया, सबका अपना संविधान बनने लगा, लोकतंत्र होने लगा, जैसे भारत भी देख सकते हैं। तो आधुनिक राष्ट्र में लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था का विकास होता है और नागरिकों को अधिकार दिए गए और राज्य की भूमिका नागरिकों की सेवा और सुरक्षा में सुनिश्चित करने की। ठीक है, तो कितना ईजी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ भाई, केवल एक बार पढ़ लो। और कोई भी बात ऐसा नहीं है जो प्रूफ का नहीं है, आपको पॉलिटिकल साइंस में प्रूफ देना होता है भाई। ठीक है, आप लिखो, आपको आंसर में 20 में 18 नहीं मिला तो फिर हमको आके बोलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखिए। आधुनिक राष्ट्र राज्य की विशेषता, ये सार्वभौमिक संप्रभुत्व हो गया, यानी राज्य की सत्ता पर बाहरी हस्तक्षेप का अभाव हो गया। अब कोई बाहर से कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। दूसरा राष्ट्रीय एकता हो गया, यानी सभी नागरिक एक राष्ट्र का पहचान से जुड़े, सब अपने राष्ट्र के लिए काम करने लगे, एक राष्ट्र के लिए। फिर कानून व्यवस्था आ गया, राज्य पर संविधान और कानून सभी पर लागू हो गया, अपना अपना सब संविधान बना लिया। फिर आर्थिक व्यवस्था आ गया, संगठित और नियंत्रित आर्थिक नीति, यानी सबका फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो, गरीब अमीर को एकजुट करने लग गया, कोई अब ज़्यादा अमीर नहीं रहेगा, कोई ज़्यादा गरीब नहीं, सबका भलाई करने लग गया। तो ये सब होता है आधुनिक राष्ट्र राज्य का क्या होता है, विशेषता भाई, फायदा होता है। अब देखिए निष्कर्ष लास्ट में क्या निकलता है कि आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय और विकास इतिहास की एक प्रमुख घटना है, जिसने दुनिया की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। इसका आधार राष्ट्रीय पहचान हुआ, स्वायत्तता हुआ और जनता की भागीदारी पर टिका है। अब जनता जो करती, सरकार बनाती है। तो भाई देख, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लिखा है जो आपको याद नहीं हो सकता है। इससे इजी आंसर खोज लो, कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।